टाइम था 6 सितंबर 2006 का, जब 51 साल की सूजन कुनहाउसन अपनी नौकरी से वापस घर की तरफ जा रही थी। वो एक हॉस्पिटल में पिछले काफी सालों से नर्स लगी हुई थी, तो अब वो घर की तरफ जा रही थी। लेकिन रास्ते में ही उसे सैलून नजर आता है और उसे याद आया कि उसे तो अपने बालों को डाई करवाना है। आज वो टाइम से अपने घर पर जा रही थी, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने घर पर जाने से पहले ही अपने बालों को कलर करवा लेगी। वो दुकान में जाकर बैठ जाती है, अपना नंबर लगवा लेती है और जब वो अपनी बारी आने की वेट कर रही थी तो उसने वहीं पास में रखी हुई एक मैगजीन उठाई और उसे वो पढ़ने लगती है, जिसके अंदर उसे एक बढ़िया सा टाइटल पसंद आया। वो ये था कि मैं एक ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा जो कि मेरी इच्छा की ना हो और मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो उस मैगजीन की ये लाइन पढ़कर उसके अंदर थोड़ा हौसला आता है, क्योंकि आज के टाइम में सूजन और उसके पति माइक के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ता जा रहा था। इनकी शादी हुए करीब 18 साल हो चुके थे, लेकिन आज के टाइम में इन दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही झिकझिक चलती रहती थी। तो आखिर में सूजन ने अपने पति से ये बात कही कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। वैसे तो इसका पति इससे काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने इस बात पर भी कभी ध्यान नहीं दिया कि वो अपनी वाइफ से इतना ही प्यार करता है तो वो उसे ज्यादा तंग ना करे, उसके साथ लड़ाइयां ना करें, जबकि वो सिर्फ अपनी ही तरफ देखा करता था। हाँ, वो सुजैन को छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वो उसकी इच्छाओं का भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता था। इन दोनों के बीच काफी बार लड़ाई होती रहती थी और आज के टाइम में सुजैन ने ये बात सोच रखी थी कि वो अपने पति को डिवोर्स दे देगी। उसने डिवोर्स की बात अपने पति के साथ पहले भी काफी बार की थी, लेकिन उसके पति ने साफ इनकार कर दिया कि वो उससे अलग नहीं होने वाला और वो उसके साथ ही रहेगा। और यही सारी बातें सोचते सोचते कि वो खुद की जिंदगी खुद की इच्छा से जिएगी, वो अपने घर पर आ पहुंचती है। उसने आकर अपने घर का दरवाजा खोला, उसके बाद जाकर किचन में वो चाय वगैरह बनाने लगती है और उसी टाइम उसे वहां पर एक लेटर मिलता है। लेटर खोलकर जब उसने देखा कि यहाँ पर कौन लेटर रखकर चला गया, तो उसने पाया कि ये लेटर उसके पति की तरफ से है। दरअसल वो कुछ एक दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए गया है, बीच पर अपना कुछ एक टाइम वो बिताना चाहता है और एक रात पहले ही उसकी सूजन के साथ लड़ाई हुई थी, तो वो उसके साथ तो बातें नहीं करना चाहता था, बस यूं ही वो एक लेटर लिखकर ताकि पीछे से सूजन उसकी चिंता ना करे वहां से चला जाता है। और सूजन को भी इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कल रात ही इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तो उसने अपनी चाय पर ही ध्यान दिया और उसके बाद वो चाय लेकर हॉल में आ बैठती है, वहां पर टीवी ऑन कर लेती है और चाय पीते पीते टीवी देखने लगती है। अब रात का टाइम हो चुका था, धीरे धीरे कर अंधेरा भी होने लगा था, तो उसने रात के खाने की तैयारी करनी शुरू की। खाने की जब वो तैयारी कर रही थी तो कभी वो किचन में जाती, कभी हॉल में आकर टेलीविजन पर कोई ना कोई गाना वगैरह लगा लेती, कुछ और काम वो करने लगती। इसी तरह छोटे मोटे काम वो अपने घर के कर रही थी कि इसी टाइम उनके घर में मौजूद ग्राउंड फ्लोर पर जो उनका एक रूम था, जैसे कि वो लोग गेस्ट रूम की तरह यूज किया करते थे, उसके अंदर कुछ ज्यादा ही अंधेरा फैला हुआ था। तो सूजन ने दिमाग लगाया कि आखिरकार इसके अंदर इतना अंधेरा क्यों है, और हो सकता है माइक ने यहाँ से जाने से पहले घर की थोड़ी साफ सफाई की होगी और साफ सफाई के दौरान ही उसने घर में लगे हुए जो उस रूम में पर्दे लगे हुए थे उन्हें बंद कर दिया होगा। तो अब रात का टाइम होने लगा है, थोड़ी सी रोशनी घर के अंदर आ पाए इसके लिए वो उन पर्दों को हटाने के लिए उस कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब वो उस कमरे के अंदर जस्ट घुसने ही वाली थी तो उसने देखा कि इस कमरे के अंदर से तो कोई बाहर आ रहा है। सुजन को कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार ये बंदा कौन है, हमारे यहाँ पर तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आया जो कि अंदर से इस तरफ बाहर निकल कर आ रहा हो। लेकिन कुछ एक देर बाद ही सुजन को पता चलता है कि एक बंदा अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए अपने हाथ में एक हथौड़ा लेकर उनके कमरे से बाहर आ रहा है, उसी कमरे से जिसके जाकर वो अब पर्दे हटाने की सोच रही थी। और उसके अंदर काफी सारा अंधेरा फैला हुआ था। आमतौर पर अगर ऐसा देखा जाए कि कोई बंदा हथौड़ा लेकर किसी के घर में घुसा हुआ है, उसने ग्लव्स वगैरह भी पहन रखे हैं, तो ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि ये बंदा जरूर उसके ऊपर हमला करना चाहता होगा और हो सकता है उसके घर पर ये डकैती करने के लिए आया हो। तो हमें अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागना चाहिए, बाहर जाकर अपने पड़ोसियों को इस बारे में बताना चाहिए, पुलिस वालों से संपर्क करना चाहिए और बताना चाहिए कि एक अजनबी व्यक्ति हमारे घर में घुसा हुआ है और वो कुछ ऐसी ऐसी हालत में है। लेकिन सूजन के दिमाग में तो काफी सारे सवाल आ रहे थे कि घर मेरा है तो ये अनजान व्यक्ति मेरे घर के अंदर घुसा तो घुसा कैसे। उसे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और वो उस व्यक्ति के पास जाकर ये पूछने लगती है कि वो कौन है और बिना पूछे वो उसके घर में घुसा तो घुसा कैसे। वो व्यक्ति सूजन के साथ कोई भी बात नहीं करता, उसने जस्ट अपना हथौड़ा उठाया और सूजन के ऊपर
ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसने एक हमला किया, लेकिन उसका जो हथौड़ा था वो नीचे जाकर जब लगता है तो सूजन को समझ आ चुका था कि ये बंदा जरूर उसके ऊपर हमला करके उसे मारना चाहता है, जिसके चलते सूजन ने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसने उसके मुंह पर मुक्का मारा। नाक पर मुक्का लगते ही वो व्यक्ति अपना बैलेंस बिगाड़ लेता है और इसी तरह गिरते पड़ते हथौड़ा उसका हाथ से छूट जाता है, दूसरी तरफ गिर जाता है और सूजन जाकर उसके गले को पकड़ लेती है, अपनी कोहनी से उसकी गर्दन को दबा लेती है, एक दीवार पर ले जाकर और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो कौन है, वो यहाँ पर क्यों आया है और वो क्या चाहता है। इसी तरह की काफी सारी बातें सुजैन उससे कर रही थी, लेकिन वो आदमी किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। और जिस तरह का अब अंधेरा होने लगा था और सुजैन ने थोड़ा बहुत उसे देखा था, उसे लगने लगा था कि ये जरूर कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी काफी लंबी लंबी दाढ़ी है और हो सकता है ये चोरी करने के लिए यहाँ पर आया हो। लेकिन उस व्यक्ति ने सूजन के किसी भी सवाल का जवाब उसे नहीं दिया और ये बात ही बस उसने सूजन से कही कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो। ये बात बोलकर वो दोबारा से उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन सुजैन ने उसके गले को पकड़ लिया और उसके बाद पूछना शुरू किया कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। वो व्यक्ति लगातार झटपटा रहा था और सूजन की किसी भी बात का जवाब उसे नहीं दे रहा था। वो बस अपने हथौड़े तक पहुंचना चाहता था ताकि वो अपना हथौड़ा उठाकर सूजन के ऊपर हमला कर पाए। और सूजन को पता चल चुका था कि ये बंदा मुझे यहाँ पर मारने के लिए ही आया है। सूजन ने अपने हॉस्पिटल में काफी सारी ऐसी ट्रेनिंग ली थी, काफी सारी उसने ऐसी कसरत की थी, क्योंकि उसे काफी सारे पेशेंट्स को अकेले ही संभालना होता था, काफी बार उन्हें सीपीआर देना होता था और कभी कभार मेंटल पेशेंट भी वहां पर आ जाया करते थे, तो वो उन्हें भी संभाला करती थी। और लगभग पिछले 30 सालों से वो ये नौकरी कर रही थी, तो उसे बिल्कुल अच्छे से पता था कि किसी व्यक्ति को किस तरह से हैंडल करना है। उसने डिफेंस भी काफी अच्छे से सीख रखा था और इन सारी ही चीजों को अच्छे से आज के टाइम में वो यूज कर रही थी। वो अपने आप को बचा तो लेती है, लेकिन वो व्यक्ति जो कि यहाँ पर हथौड़ा लेकर आया था वो अभी भी अपना पूरा का पूरा फोकस इसी बात पर बनाए हुए था कि वो अपने हथौड़े तक किस तरह से पहुंच पाएगा। और ये सारी चीजें जब यहाँ पर बीत रही थी तो सूजन को पता चल चुका था कि ये बंदा यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आया है, क्योंकि ये हथौड़ा लेकर आया है और ये लगातार मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। और ऐसे में आमतौर पर जब हम लोग किसी चोर वगैरह को देख लेते हैं तो वो सिर्फ भागने की कोशिश करता है, ना कि इस तरह हथियार जुटाकर किसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। सूजन एक नर्स थी, तो वो काफी सारे लोगों की आज तक जान बचा चुकी थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो किसी की जान ले। तो उसने उस व्यक्ति को दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की और उसके बाद घर से बाहर जाने की कोशिश की। वो भाग रही थी, लेकिन वो बंदा तब तक उठकर उसके ऊपर आ जाता है हमला करने के लिए और उसे वहीं पर गिरा लेता है। सूजन के अंदर ताकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो उसे नहीं मारना चाहती थी, जिसके चलते उसने दोबारा से उसे धकाया, लेकिन वो बंदा हथौड़ा लेकर अब फिर से सूजन के ऊपर हमला कर रहा था। सूजन अपने आप को बचाते बचाते इस तरह से उसके दूसरी साइड चली जाती है, जैसे कि उस आदमी ने नीचे हथौड़ा मारा। उसके बाद सूजन ने उस हथौड़े के ऊपर अपना पैर रख लिया और उस व्यक्ति को अपने हाथों के बीच फंसा लिया। और उसके बाद एक ही बात वो लगातार उस आदमी से बोल रही थी कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एम्बुलेंस का भी प्रबंध कर दूंगी, लेकिन उससे पहले ये बात बताओ, मुझे पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पर तुम्हें भेजा है तो भेजा किसने। ये सारी ही बातें वो उससे पूछ रही थी, लेकिन वो आदमी अपने आप को बचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था। और यही सारी चीजें देखते देखते सूजन को समझ आ चुका था कि ये बंदा सिर्फ मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है, मेरे साथ किसी भी तरह की ये बातें नहीं करना चाहता, तो जरूर ये मुझे मार ही डालेगा। और अपने आप को बचाने के लिए सूजन ने अपने हाथ थे उन्हें खींचना शुरू किया और कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति की गर्दन टूट जाती है और गर्दन टूटते ही उस आदमी ने अपनी जान गंवा दी। ये सारी चीजें देखते ही कि अब ये आदमी निपट चुका है, सूजन ने वही पास में रखा वो हथौड़ा उठाया और उसके बाद वो अपने पड़ोस वालों के पास जाती है। उनके पड़ोसियों की जाकर उसने डोरबेल बजाई और उनके पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो भी काफी ज्यादा हैरान रह गए कि सूजन ऐसी हालत में कैसे है। उसके सारे के सारे बाल बिखरे हुए थे, काफी सारी उसके मुंह पर चोटें लगी हुई थी, उसके कपड़े काफी गंदे तरीके से बिखरे हुए थे और उसके हाथ
हाथ में एक हथौड़ा था जिसके ऊपर की खून लगा हुआ था। और ये सारी ही चीजें देखकर उनके पड़ोसियों ने पूछा कि आखिरकार ये सब क्या है। सूजन ने कहा कि एक व्यक्ति ने मेरे घर पर आकर मेरे ऊपर हमला किया और मैंने आखिर में उसे निपटा दिया है। मुझे तुम्हारे फोन की जरूरत है, पुलिस वालों के पास मुझे फोन करना है। तो उनके पड़ोसियों ने कहा कि ठीक है, आ जाओ अंदर। और वहां पर जाकर उसने 911 के पास कॉल किया। पुलिस वालों को कॉल करके सारी की सारी बातें बताई कि जनाब इस तरह से एक व्यक्ति मेरे घर में मौजूद था, इस तरह से वो मेरे ऊपर हमला कर रहा था। और उसकी ये सारी बातें सुनकर पुलिस वाले उसके घर पर आ पहुंचते हैं। वहां पर आकर पुलिस वालों ने सारी ही जांच की कि ये बंदा यहाँ पर सिर्फ एक हथौड़ा लेकर आया था या फिर और भी हथियार ये लेकर आया है। और इसी छानबीन के दौरान पुलिस वालों के हाथ एक डायरी लगती है जो कि उसी आदमी के पास मौजूद थी जो कि सूजन के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। और उस डायरी में सारी ही चीजें खुद बनाई गई थी कि इस घर का डिजाइन किस तरह का है, यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म को देखा जाए तो वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। और इनके अलावा ये बात भी लिखी हुई थी कि आधे पैसे तो उसने दे दिए हैं और आधे पैसे वहां पर अलमारी में रखे हुए हैं। और इन सारी ही चीजों के अलावा जो सबसे खास बात थी वो ये कि इसके नीचे लिखा हुआ था कि सूजन को अच्छे से निपटा लेने के बाद जब तुम इसे मार डालोगे तो तुम मुझे कॉल करना। नीचे लिखा हुआ था माइक, यानी कि सूजन के पति ने ही इस हिटमैन को यहाँ पर हायर किया था अपनी वाइफ को मरवाने के लिए। और ये सारी चीजें पता चलते ही पुलिस वालों ने माइक का पता लगाना शुरू किया कि आज के टाइम में वो कहां पर है, कहां पर अपनी छुट्टियां वो मना रहा है। और वहां से वो लोग उसे पकड़ लाते हैं। पुलिस वाले जब माइक को पकड़ कर ला चुके थे तो उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने आखिरकार इस व्यक्ति को कहां से हायर किया, क्यों हायर किया, तुमने अपनी पत्नी को मारने की क्यों सोची। तो इन सारी ही चीजों से माइक ने पहले तो इनकार कर दिया कि जनाब ऐसा तो कैसे हो सकता है, मेरी वाइफ है, इसने काफी बार डिवोर्स मुझसे मांगा है, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं इससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सारी ही चीजें पुलिस वाले आराम से बैठकर सुन रहे थे। और उसके बाद पुलिस वालों ने यही पूछा कि तुम्हारी जो ये एक्टिंग है ये अगर खत्म हो गई हो तो अब हमें डिटेल से बता दो। लेकिन जब उसने फिर भी ये सारी बातें पुलिस वालों को साफ साफ नहीं बताई तो पुलिस वालों ने थोड़ी मशक्कत की और उसके बाद उसने एक एक चीज तोते की तरह पुलिस वालों को बता दी। उसने बताया कि जनाब इस व्यक्ति का नाम एड हैफी है, ये 59 साल का है और इसे ही मैंने अपनी वाइफ को मारने के लिए भेजा था। दरअसल मेरी पत्नी मुझसे अलग होना चाहती थी लेकिन मैं इससे अलग नहीं होना चाहता था क्योंकि आज के टाइम में मैं इसके साथ रहता हूँ, कल को अगर इससे अलग हो जाता हूँ तो ये तो अपने घर से मुझे निकाल देगी, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई भी घर वगैरह नहीं है। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि मेरी पत्नी के साथ मेरी आज के टाइम में नहीं बन रही है और मुझे इसका घर भी चाहिए लेकिन इसके साथ मैं रह भी नहीं सकता, तो क्यों न मैं इसे रास्ते से हटवा दूं। जिसके लिए मैंने इस आदमी को हायर किया। ये एक रिटायर्ड सैनिक था जो कि वियतनाम युद्ध में गया था। उसके बाद ये मुझसे मिलता है, मैंने इसे हायर किया, $50,000 देने का मैंने इससे वादा किया था और ये भी मान जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर इसने सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया। मैंने तो यही सोचा था कि ये एक सैनिक है, जरूर ये अपना काम अच्छे से निपटा लेगा, लेकिन इस काम को निपटाने की बजाय ये तो खुद ही निपट गया। और इसके अलावा उसका प्लान ये भी था कि अगर ये व्यक्ति गलती से अगर अपने काम में असफल हो जाता है तो इस बात की कोई भी दिक्कत नहीं क्योंकि वो किसी और हिटमैन को अपनी पत्नी को मारने के लिए हायर कर लेगा। लेकिन इसने कोई अंदाजा नहीं लगाया था कि ये अभी भी अपने साथ वो डायरी लेकर घूम रहा है जो कि अपनी बातें बताने के लिए माइक ने इसे दी थी। माइक को नहीं पता था कि ये अपने मिशन पर ही इस डायरी को लेकर आ जाएगा और उसके बाद वो पकड़ा जाएगा। लेकिन आज के टाइम में माइक पकड़ा जा चुका था और पुलिस वालों ने जब उसकी सारी की सारी बातों को सुन लिया तो उसे आखिर में कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में उसकी ऐसी हरकतों को देखकर 7 साल की सजा सुनाई जाती है। और दूसरी तरफ उस आदमी ने जिसने की सूजन के ऊपर हमला किया था उसने तो अपनी जान गंवा ही दी थी। और दूसरी तरफ जो सूजन के ऊपर केस चलने वाला था क्योंकि उसने एक आदमी की जान ली थी तो सूजन को उस केस से भी बरी कर दिया जाता है क्योंकि सूजन ने अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान ली थी और वो अगर उस आदमी को ना मारती तो वो आदमी इसकी जान ले लेता। इसके बाद सूजन को फ्री कर दिया जाता है और उसके पति माइक को 7 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन 7 साल वो अपनी पूरी की पूरी सजा जेल में नहीं काट पाया क्योंकि उससे पहले ही उसकी मौत हो गई कि खुद की थोड़ी सी जिंदगी बची हुई थी और दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी की जिंदगी लेने पर तुला हुआ था।
ये घटना 2014 की है, जब लंदन की सड़कों पर एक आदमी जिसने की शर्ट नहीं पहन रखी थी, अपने हाथों में एक तलवार जैसा एक बड़ा सा चाकू लेकर वो सड़कों पर घूम रहा था। इसके ऊपर खून भी लगा हुआ था, जिसके चलते उसे देखने वाले सारे के सारे लोग आराम से इस बात को समझ सकते थे कि जरूर इसने अभी अभी किसी व्यक्ति के ऊपर इस चाकू से हमला किया है। लेकिन वो ये हमला कर लेने के बाद वहां से भागता नहीं है, जबकि वहां पर रोड पर आ जाता है और रोड पर गुजरने वाले गाड़ियों वालों के ऊपर, बाइक वालों के ऊपर वो उस चाकू से हमला करने लगता है। वहां आसपास में जितने भी घर मौजूद थे, उन सारे ही लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि वो लोग अभी भी डर रहे थे कि हो सकता है ये चाकू वाला आदमी जो कि सड़कों पर घूम रहा है, हो सकता है वो उनके घरों में आ घुसे। लेकिन अभी भी सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन था, और जो इसके चाकू पर खून लगा हुआ था, इसने किसका कत्ल कर दिया था। ये घटना शुरू होती है 1932 से, जब दक्षिणी इटली में पल्मायरा सिल्वा का जन्म होता है। इसने अपनी जिंदगी के करीबन 17-18 साल तो वहीं अपने घर पर ही बिताए, और उसके बाद वो 1950 में लंदन आ जाती है। यहाँ पर पैसे कमाने के लिए वो बेबी सीटर का काम करने लगती है, और इसी तरह छोटी मोटी और नौकरियां वो किया करती थी। दक्षिणी इटली में इसके माता पिता को मिलाकर, इसके भाई बहनों को मिलाकर इसका परिवार काफी ज्यादा छोटा सा था, और इसका ये सपना था कि इसका एक काफी बड़ा सा परिवार होना चाहिए। लेकिन एक बड़े से परिवार की परवरिश के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने वाली थी। तो इसने उसी टाइम से मेहनत करना शुरू कर दिया। जिस भी तरीके की इसे नौकरी मिल जाया करती थी, ये हंसी खुशी जाकर उसे कर लिया करती थी, और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की ये कोशिश करती रहा करती थी। और इसी बीच जब वो अलग अलग जगह पर काफी सारी नौकरियां कर रही थी, तो उसकी मुलाकात डोमेनिको नाम के एक व्यक्ति से होती है। जब आपस में ये दोनों बैठकर बातें करते हैं अपने लंच टाइम में, तो पल्मायरा को पता चलता है कि डोमिनिको भी इटली से लंदन आया है, यहाँ पर पैसा कमाने के लिए और अपनी जिंदगी सुधारने के लिए। ये लोग अगले काफी दिनों तक मिलकर मेहनत करते हैं, जहाँ पर ये जॉब लगे हुए थे, और इसी बीच ये एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। एक दूसरे से ये प्यार करने लगे थे, और एक टाइम ऐसा भी आया जब इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि क्यों न हम लोग, मेरे पास कुछ एक सेविंग बची हुई है, तुम्हारे पास भी कुछ एक सेविंग तो होंगी ही, तो हम दोनों ही मिलकर एक बिजनेस शुरू कर लें। क्योंकि यहाँ पर हम भले ही कितना भी काम कर लें, किसी दुकान पर जाकर हमें लिमिटेड ही पैसा मिल पाएगा, लेकिन अगर हमें अनलिमिटेड पैसे छापने हैं, जितनी मेहनत हम लोग करें उसका सारा का सारा फल अगर हमें चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ खुद का ही काम करना होगा। इस बात के लिए पल्मायरा भी तैयार हो जाती है। जितने भी पैसे उसके पास थे, वो सारे के सारे उसने डोमेनिको को दे दिए। डोमेनिको के पास जितने भी पैसे थे, वो उसने अपने खुद के निकाल लिए, और उन दोनों ने मिलकर एक दुकान किराए पर ले ली। जिसके बाद वो लोग वहां पर एक कैफे खोल देते हैं, और अगले काफी दिनों तक दिन रात मेहनत वो लोग उस कैफे के ऊपर करते हैं, और काफी सारे उन लोगों ने पैसे भी कमा लिए। अब पैसे उनके पास आ चुके थे, और डोमिनिको ने पल्मायरा से यही बात कही कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। उन लोगों ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था, और उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों की शादी हो गई, उसके बाद इनके 2 बच्चे होते हैं, और फैमिली को अगर देखा जाए तो अब ये बिल्कुल सेट हो चुके थे। धीरे धीरे कर थोड़ा और टाइम जब बीतता है, तो उन्होंने वो दुकान खुद ही खरीद ली, और उसके बाद तो वो लगातार मेहनत करते ही जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनके बच्चे उनकी जिंदगी में आ चुके थे, हर रोज वो स्कूल जाया करते थे, और ये स्वीट कपल अपनी दुकान पर मेहनत किया करता था। लेकिन ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चल पाया, क्योंकि 2008 में एक हादसे के चलते डोमिनिको की मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे के पूरे घर का, उसकी दुकान का सारा बर्डन सिर्फ और सिर्फ पल्मायरा के ऊपर आ जाता है, और वो उसे संभालने की कोशिश भी करती है। ज्यादा दिनों तक तो वो अकेले काम नहीं कर पाई, जिसके चलते उसके बेटे ने आकर, उसकी बेटी ने आकर उसकी मदद करनी शुरू की, और फिर से वो लोग अपने कैफे के ऊपर काफी अच्छे से काम करने लगते हैं। इस टाइम उन्होंने अपने कैफे को काफी ज्यादा अपग्रेड कर लिया था, और उसके अंदर अब काफी सारे वर्कर भी काम करने लगे थे। फिर से उनकी सैलरी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उसका बेटा पूरे तरीके से अपने इस फैमिली बिजनेस में आ चुका था। उसके बेटे की भी शादी करवा दी जाती है, उसके करीबन 6 बच्चे होते हैं, और उसकी बहन की भी शादी करवा दी गई। वो अपने घर पर चली जाती है, और पल्मायरा का बेटा अपने यहाँ घर पर ही रहकर अपनी दुकान को संभालता है और अपने परिवार को संभालता है। इस टाइम भी पल्मायरा अपने बेटे का पूरा साथ देती है, और वो वहाँ पर कैफे में ही उसकी मदद किया करती थी। अब फिर से ये फैमिली बिल्कुल सेट हो
चुकी थी, जिस तरह की एक टाइम में पलमारिया की फैमिली सेट हो चुकी थी। आज के टाइम में बिल्कुल उसी तरह इसके बेटे की भी फैमिली सेट हो चुकी थी, बिल्कुल अच्छे से उनका बिजनेस चल रहा था। और पलमारिया का जिस तरह का एक टाइम में सपना हुआ करता था कि इनका एक काफी बड़ा परिवार होना चाहिए, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह हो रही थी। ये चीजें भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं और इस परिवार पर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जब टाइम अगस्त 2014 का था और पलमायरा अपने पूरे ही परिवार के साथ इटली घूमने के लिए जाती है। उसने बताया कि हम लोग यहाँ पर पहले रहा करते थे, उसके बाद मैं वहाँ पर लंदन चली जाती हूँ, तुम्हारे दादू भी यहीं से गए थे और इसी तरह की काफी सारी जगहें उनकी दादी उन्हें घुमाती है। उसके बाद वो लोग वापस लंदन आ जाते हैं और उसके बाद अपने काम पर जुट जाते हैं। और फिर टाइम आता है 4 सितंबर 2014 का, जब कैफे खुला हुआ था और हर रोज की तरह काफी सारे कस्टमर यहाँ पर खाने पीने के लिए आ रहे थे। और उसी दिन सुबह के समय यहाँ पर एक और व्यक्ति खाना खाने के लिए आता है और ये था 25 साल का निकोलस, जो कि थोड़ा सा उस टाइम डिस्टर्ब लग रहा था। और डिस्टर्ब इसे होना ही था क्योंकि 3 दिन पहले ही इसकी जॉब चली गई थी, तो अगली जॉब के लिए ये काफी ज्यादा परेशान था। और इसी तरह सोचते सोचते पता नहीं इसका दिमाग कहाँ पर था, ये इस कैफे में आ पहुंचता है, खाना बड़े ही आराम से बैठकर खाता है और उसके बाद चुपचाप उठकर वहां से जाने लगता है। लेकिन इस कैफे के कर्मचारी ने ये चीज देख ली कि ये बंदा बिना पैसे दिए ही यहाँ से लौट कर जा रहा है, तो वो उसके पास जा पहुंचता है और उसे रोककर ये बात कहता है कि भाई तूने जो कुछ खाया है उसके पैसे तो देता जा। इस बात को लेकर उस कर्मचारी के बीच और निकोलस के बीच लड़ाई हो जाती है। निकोलस पैसे नहीं देना चाहता था, उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, लेकिन उस कर्मचारी ने उसे नहीं छोड़ा, जिसके बाद वो उसे पैसे लेकर ही वहां से जाने देता है। निकोलस को इस आदमी के व्यवहार से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसी तरह गुस्से गुस्से में वापस अपने रूम पर चला जाता है, जहां पर कि आज के टाइम में ये अपने दोस्तों के साथ रहा करता था। वहां पर जाकर ये अपने किचन में जाता है, वहां से एक काफी बड़ा चाकू बाहर निकाल कर लाता है और सबसे पहले अपने रूम पर रहने वाली 2 बिल्लियां जो कि इसके दोस्त ने ही पाल रखी थी, जिस दोस्त के साथ ये रहा करता था, सबसे पहले वो अपना गुस्सा उन बिल्लियों के ऊपर उतारता है। सबसे पहले तो उसने उनका गला घोट दिया, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे, वो ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाए। और उसके बाद उन दोनों की ही गर्दन उसने धड़ से अलग कर दी, जिसके बाद उनके बॉडी को वहीं पर फेंक कर वो वापस सड़क पर निकल पड़ता है। सड़क पर एक धारदार हथियार लेकर यहाँ आसपास में जितने भी घर मौजूद थे, इनके बगीचों में वो घुसता जा रहा था, ऊपर से कूदकर। उसके बाद वहां पर तोड़फोड़ कर लेने के बाद, टहनियां वगैरह उन पेड़ पौधों की तोड़ लेने के बाद वो अगले घर में घुस जाता था और इसी तरह चलते चलते वो उस कैफे में भी जा पहुंचता है। दरअसल वो गुस्सा इस बात से था कि वो इस कैफे में जाता है, यहाँ पर उसकी बेइज्जती कर दी जाती है और अपने गुस्से को अब वो संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी तरह जब वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा था तो एक टाइम ऐसा भी आया जब वो उस कैफे के ही नजदीक पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि इस कैफे की मालकिन यहाँ पर घूम रही है और वो उसके पास जाकर कुछ एक देर तक बातें करता है। उसके बाद अपने साथ लाया हुआ एक डंडा वो लेता है और उससे पलमायरा के ऊपर वो हमले करने लगता है। सबसे पहले तो वो अपने साथ मौजूद जो चाकू था उससे पलमायरा के ऊपर हमले करता है, उस डंडे से भी हमले करता है और उसके शरीर पर काफी सारे उसने कट लगा दिए। पलमायरा इस टाइम करीबन 82 साल की हो चुकी थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता था, वो भाग भी नहीं पाई और उसको काफी सारी चोटें आती हैं। और ये सारी की सारी चोटें मार लेने के बाद निकोलस ने अपनी वो तलवार निकाली और उससे पलमायरा के सर को धड़ से अलग कर दिया। काट कर वो उसके सिर को दूसरी तरफ फेंक देता है और उसके बाद भी वो वहां से भागता नहीं, किसी भी तरह की कोई घबराहट उसके चेहरे को देखकर नजर नहीं आ रही थी, जबकि वो वहीं पर मौजूद और घरों के पार्कों में घुस जाता है। वहां पर जाकर फिर से यूं ही पेड़ पौधे काटने लगता है और रोड पर जितने भी बाइक वाले गुजर रहे थे, गाड़ी वाले गुजर रहे थे, वो उनके ऊपर भी हमला करने लगता है। इस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने कि उसे पलमायरा को मारते हुए देख लिया था। वो लोग उसके पास भी जाते हैं पलमायरा को ताकि वो लोग छुटा पाएं, लेकिन जब तक वो लोग पलमायरा के पास पहुंचते उसने पलमायरा की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। ये सड़कों पर इधर से उधर टहल रहा था। वहां पर मौजूद सारे ही लोग इस बात से बहुत ज्यादा घबरा गए कि पता नहीं ये किस तरह का सनकी व्यक्ति है और हो सकता है ये हमारे ऊपर भी हमला कर दे, जिसके चलते सभी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और वो लोग तुरंत पुलिस वालों के पास कॉल कर देते हैं। पुलिस वाले
हेलीकॉप्टर में वहां पर पहुंचते हैं। जिस तरह का कि पुलिस वालों को बताया गया था कि एक आदमी यहाँ पर सड़कों पर घूम रहा है एक तलवार जैसी चीज लेकर, और जो कोई भी उसके सामने आ रहा है उसके ऊपर वो हमला कर रहा है। तो पुलिस वाले अपनी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर में वहां पर जा पहुंचते हैं और उसके बाद निकोलस को चेतावनी दी जाती है कि वो अपने हथियार छोड़ दे, नहीं तो उसे शूट कर दिया जाएगा। और पुलिस वाले लगभग अगले 1 घंटे तक इसी तरह मशक्कत करके आखिरकार उसे पकड़ भी लेते हैं। ये सारी की सारी वो एक्चुअल फुटेज हैं जो कि पुलिस वालों के द्वारा हेलीकॉप्टर से बनाई गई थी। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से निकोलस वहां पर मौजूद सड़कों पर गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहा है और वहां पर अपना आतंक फैला रहा है। निकोलस को पकड़ लिया गया था। उसे पकड़ कर ले जाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये इसके माता पिता का इकलौता बच्चा था। इसके अच्छे भविष्य के लिए वो लोग नाइजीरिया से यहाँ यूके आकर रहने लगते हैं। लेकिन जब से वो लोग यहाँ पर यूके में आए थे, निकोलस का अपने माता पिता के प्रति ये कहना था कि शायद यहाँ पर आने के बाद वो इससे प्यार नहीं करते, क्योंकि नाइजीरिया में वो लोग जब वहाँ पर रहा करते थे तो उसके माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ बिताया करते थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हर टाइम ही वो अपनी नौकरी पर निकले रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो अपने साथ एक बच्चा भी लेकर आए थे, इसके साथ भी अपना टाइम उन्हें बिताना चाहिए, जिसके चलते टाइम बीतने के साथ साथ ये काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और ये अलग थलग अपने माता पिता से रहने लगा। एक टाइम तो ऐसा आया जब ये अपने घर को ही छोड़ देता है, जाकर छोटी मोटी नौकरी करने लगता है और यहाँ पर जितने भी इसके दोस्त बने हुए थे उनके साथ जाकर ये रहने लगता है। इसके सारे ही दोस्त अपनी अपनी नौकरियों पर जाया करते थे, इस तरह से अपना खर्चा उठाया करते थे और ये भी उन्हीं की तरह जाकर छोटी मोटी नौकरी करने लगा था और उसके बाद अपने माता पिता से अलग रहने लगा था। तो पुलिस वाले इसके दोस्तों के पास जा पहुंचते हैं कि आज के टाइम में इसके साथ चल क्या रहा है। तो उसके दोस्तों के पास जिसके साथ ये रूम शेयर किया करता था, उन्होंने बताया कि ये जनाब ये काफी ज्यादा अजीब बंदा है। हमें तो पता ही तब चला जब ये लड़का हमारे साथ आकर रहने लगता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा दिन फोन चलाता रहा करता था और उसमें भी खास तौर पर इस तरह की वीडियो देखा करता था जिसमें ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति को टॉर्चर किया जा रहा हो या फिर जानवरों के ऊपर अलग अलग तरह से अत्याचार किया जा रहा हो, जिंदा ही जानवरों को मार दिया जाए, इस तरह की ये वीडियो देखा करता था। इसके अलावा काफी सारी ऐसी खतरनाक मूवी देखा करता था जिसमें कि हद से ज्यादा खून खराबा होता था। मैं तो जब नौकरी से वापस आता हूँ तब आकर मैंने देखा कि इसने मेरी दोनों के दोनों बिल्लियों को मार डाला है, लेकिन इसका कारण मुझे भी नहीं पता कि इसने ऐसा क्यों किया। पुलिस वाले जब इसके इतिहास के बारे में और ज्यादा खंगालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2012 में इसने अपनी मन की शांति के लिए इस्लाम धर्म को अपना लिया था, लेकिन वहां पर इसे ज्यादा सुख शांति नहीं मिलती है, जिसके चलते 2014 में ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। लेकिन अभी भी इसके मन को शांति नहीं मिली थी और ऊपर से इसकी जॉब भी चली जाती है। ये हद से ज्यादा डिप्रेशन में लगातार जाता जा रहा था और उसके बाद ये खाना खाने के लिए उस जगह पर जाता है जहां पर कि आज के टाइम में उस बूढ़ी औरत ने अपना वो कैफे खोल रखा था। इसे कोई अंदाजा नहीं था कि उस बूढ़ी औरत ने कितनी ज्यादा स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी अच्छी बनाने की कोशिश की है। उसके बाद बड़े ही मुश्किल से इसका बिजनेस चला था। बाद में उसने अपने पति को खो दिया, लेकिन वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती है और अपने बेटे के साथ आज के टाइम में वो अपने बिजनेस को रन कर रही थी, लेकिन वो जाकर उसी बूढ़ी महिला को जान से मार डालता है। इन सारी ही चीजों को देख लेने के बाद कोर्ट को ये समझ आ चुका था कि जरूर ये बंदा मेंटली डिस्टर्ब है और इसका मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। मेडिकल चेकअप जब करवाया जाता है तो यही बात पता चलती है कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, जिसके चलते उसे जेल में नहीं जबकि हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन भले ही उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया हो, लेकिन दूसरी तरफ पलमायरा जो कि बेचारी इतने दिनों से लगातार मेहनत करती आ रही थी, सिर्फ एक ही उसका सपना था कि मेरी काफी बड़ी सी फैमिली हो और काफी सारा पैसा हमारे घर पर हो ताकि हमारे परिवार वालों को पैसे की समस्या कभी भी ना हो। ये सारे ही सपने वो देख रही थी, जिसके लिए वो लगातार मेहनत भी कर रही थी। बीच में उसके पति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे कर वो अपने आप को संभालती है, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को संभालती है और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें काफी अच्छे से आज के टाइम में चल भी रही थी। लेकिन कहीं से एक सन की व्यक्ति उनके घर पर आ पहुंचता है और उसने उसकी जान ले ली। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी जरूर बताएं। अगर आप लोग इस केस के बारे में कोई ऐसी चीज जानते हैं जो कि मैं नहीं बता पाया तो इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
टाइम था 2004 का, जब साउथ कोरिया में मौजूद एक शहर में एक मसाज पार्लर से लगातार लड़कियां गायब होती जा रही थी। सबसे पहले तो मसाज पार्लर के मालिक ने यही बात सोची कि ये लड़कियां कुछ काम ही इस तरह का करती हैं कि हो सकता है ये अपने घर वालों से लुक छिप कर इस तरह के काम कर रही होंगी और यही कारण है कि वो आज नहीं आ रही हैं, तो हो सकता है 1-2 महीने बाद वो अपने घर से वापिस आ जाएं। इसी तरह की काफी सारी वो बातें सोच रहा था कि एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास एक कस्टमर का फोन आता है। उसने ये बात कही कि मुझे मसाज के लिए एक लड़की की जरूरत है और वो उसे यहाँ पर इस एड्रेस पर भेज दे। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि जो ये फोन आया था वो उसकी एक वर्कर के नंबर से ही आया था। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार उसके पास काम करने वाली इस लड़की का नंबर उसके पास कहां से गया। और इसी तरह के काफी सारे कंफ्यूजन लेकर वो पुलिस वालों के पास जा पहुंचता है कि जनाब इस तरह से काफी सारी लड़कियां जो कि मेरे यहाँ पर मसाज पार्लर पर काम किया करती थी वो गायब हैं और कुछ इस तरह का इस नंबर से मेरे पास कॉल आया है। तो पुलिस वाले इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रहे थे तो पुलिस वालों को भी इस बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस केस का रिजल्ट कुछ ऐसा भी सामने आ सकता है। ये घटना शुरू हुई साउथ कोरिया से, जब टाइम 1970 का था और इसी टाइम साउथ कोरिया में यो यांग चुल का जन्म हुआ। जहां पर इसका जन्म हुआ वहां पर अमीर गरीब को लेकर हद से ज्यादा भेदभाव था और यांग चुल एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, जिसके कारण उसे हमेशा ही ये बात फील होती रहा करती थी कि वो कितना ज्यादा गरीब है, उनके परिवार वालों के पास पैसे नहीं हैं और जैसे तैसे कर उसके पिता उनके परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। पैसों की कमी के कारण वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। उसके परिवार वाले बड़े ही मुश्किल से अपने घर का गुजारा किया करते थे। उसके पिता बाहर रहकर काम करते, उसकी माँ घर पर ही रहकर सारे के सारे बच्चों को संभाला करती थी और इसी तरह उनकी जिंदगी बीत रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसकी माँ उनके सारे ही भाई बहनों को इकट्ठा करके उसकी दादी के पास जा पहुंचती है और वहां पर उन्हें ये बात कहती है कि 1-2 दिन तुम यहाँ पर रहो, मुझे कुछ एक काम है, उसके बाद मैं वापिस आती हूँ। लेकिन उसकी माँ उसके दादा दादी के पास उन बच्चों को छोड़कर दोबारा इनके पास कभी भी नहीं आई, क्योंकि वो अपने किसी और प्रेमी के साथ जो कि काफी अच्छी इनकम आज के टाइम में कमा रहा था, किसी और शहर में जाकर रहने लगती है। जैसे ही यांगचुल के पिता को इस बारे में पता चलता है तो वो वापस अपने घर पर आ जाते हैं और वहां पर आकर उन्होंने ये बात सोची कि अब वो यहीं पर रहकर अपने घर पर ही यहाँ आसपास में छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे। इसी तरह की उसने कुछ एक बातें सोची थी, लेकिन अकेले वो अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता था क्योंकि घर पर काफी सारा काम हो जाता था, जिसके चलते उसके पिता ने दोबारा से शादी कर ली और यांगचुल और उसके भाइयों को एक सौतेली माँ मिल जाती है जो कि उनका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती थी। टाइम बीतता रहता है और यूं ही टाइम बीतते बीतते एक समय ऐसा भी आया जब यांगचुल के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। पहले ही इसकी स्टेप मॉम तो इसका ध्यान नहीं रखती थी, ना ही इसके भाई बहनों का रखती थी और अब जब से इसके पिता की मृत्यु हुई थी वो इन्हें घर से बाहर निकालने पर उतारू हो चुकी थी। उसकी जिंदगी में काफी सारी समस्याएं आ चुकी थी और यांगचुल को ये बात लगा करती थी कि इन सारी ही समस्याओं का सिर्फ एक यही कारण है कि वो लोग गरीब हैं और अब वो अमीर बनकर दिखाएगा। भले ही उसे कुछ भी करना पड़े, कोई भी कितनी भी पढ़ाई करनी पड़े, भले ही किसी भी हद तक उसे जाना पड़े, वो अमीर बनकर रहेगा। जिसके लिए वो अलग अलग स्कूल में जाकर ट्राई करने लगता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, ताकि आगे चलकर वो एक अच्छी सी जॉब लग पाए। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण किसी भी स्कूल में उसका एडमिशन नहीं होता है। वो सड़कों पर यूं ही अगले काफी दिनों तक धक्के खाता है, लेकिन उसे कोई भी स्कूल ऐसा नहीं मिला जहां पर कि उसका एडमिशन हो पाए। और आखिर में उसने यही बात सोची कि उसे अमीर ही तो बनना है। हाँ, अगर वो पढ़ाई करके अमीर नहीं बन सकता तो उसे कोई ना कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। और अब उसके दिमाग में शॉर्टकट के तौर पर एक ये बात आई कि क्यों न वो चोरी करना शुरू कर दे। पूरा दिन आराम से वो सोया करेगा, रात को मेहनत किया करेगा, जिसके बलबूते पर वो काफी ज्यादा अमीर बन सकता है। और यही बात सोचकर जहां पर आज के टाइम में वो अपने परिवार के साथ रहा करता था, इनके पड़ोस में एक अमीर फैमिली रहा करती थी। वो उनके रात को घर पर जा पहुंचता है पूरे के पूरे मास्क वगैरह लगाकर, जैसा कि उसे पता था कि चोर कपड़े पहनते हैं और अपनी सेफ्टी में जो कुछ भी करते हैं वो सारी ही चीजें लेकर वो अपने पड़ोसियों के पास जा पहुंचता है। रात के टाइम वो वहां पर चुपके से उनके घर के अंदर घुसता है
है और उसके बाद चोरी करने लगता है। लेकिन इस मकान मालिक को टाइम रहते पता चल जाता है और वैसे भी यांग चुल को चोरी करने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके चलते उसका मालिक वहां पर आ पहुंचता है घर का और उसने यांग चुल को देख लिया। उसके बाद पूरे ही परिवार ने मिलकर उसे वहां पर पकड़ लिया और पुलिस वालों को बुला लिया। पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन अभी ये एज में काफी ज्यादा छोटा था, जिसके चलते इसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चलता है और वहां पर ये सजा उसे सुनाई जाती है कि इसे 10 महीनों तक बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। 10 महीनों तक वो वहां पर काफी अच्छे से टाइम बिताता है और वहां पर काफी सारे और भी बच्चे ऐसे आए हुए थे जो कि इसी की तरह काफी सारे खुरापाती काम करके यहाँ पर आए थे। तो वो वहां पर काफी सारे बच्चों से मिलता है। उसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और वो बाहर आकर फिर से ये बात सोचता है कि अब की बार वो बड़े ही सफाई से चोरी करेगा, क्योंकि इसमें उसका काफी ब्राइट फ्यूचर है। और वो अगले काफी दिनों तक यूं ही चोरियां करता रहता है। इसी बीच बार बार वो जेल जाता है। अब वो बड़ा हो चुका था, तो कभी तो वो 1 साल के लिए जेल जाता, कभी 1.5 साल के लिए जाता, उसके बाद वापिस आ जाता और अपनी गर्लफ्रेंड से आकर मिला करता था। इस टाइम उसकी मुलाकात एक लड़की से हो चुकी थी और ये दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे थे। वो लड़की बार बार यांग चुल को समझाया करती थी कि तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए, अब तुम बड़े हो चुके हो, जाकर कहीं पर कोई भी काम तुम अगर कर लेते हो तो इतना पैसा तो तुम कम से कम कमा ही लोगे कि तुम अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से बिता पाओ। लेकिन यांग चुल ने साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं करने वाला। हाँ, अगर तुम इतना ही दबाव मुझ पर दे रही हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा। ये बात बोलकर अक्सर वो उसकी बातों को टाल दिया करता था। यूं ही टाइम बीतता रहता है और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के करीबन 1-2 साल बाद ही इनको एक बच्चा होता है और अब इसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी। वो अभी भी यूं ही चोरियां करता था। उसकी वाइफ लगातार उसे समझाती जा रही थी, लेकिन उसके समझाने का यांग चुल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और लगभग इसी टाइम एक समय ऐसा भी आया जब यांग चुल ने एक 15 साल की लड़की का रेप कर दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया था। वो रात को चोरी करने के लिए निकला था, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके साथ पुलिस वाले थे और पुलिस वालों ने ये बात उसकी पत्नी को बताई कि आपके पति ने कुछ इस तरह की हरकत की है और अब हम लोग इसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। वो लोग यांग चुल को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और अगले काफी दिनों तक उसका कोर्ट में केस चलता है। जब उसका केस कोर्ट में चल रहा था तो उसकी पत्नी ने उससे यही बात कही कि अभी तक तुम सिर्फ और सिर्फ चोरियां करते थे, यही कारण था कि मैं तुमसे प्यार करती थी तो तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही थी। सिर्फ और सिर्फ तुम चोरियां वगैरह कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में तुमने काफी बड़ा क्राइम कर दिया है और अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यांग चुल को छोड़कर वो चली जाती है। उसके बच्चे को भी वो अपने साथ लेकर चली गई और ये वो टाइम था जिसके बाद यांग चुल अपना पूरा का पूरा संतुलन ही बिगाड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हुआ। वो अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जिस तरह का कांड आज के टाइम में ये बाहर करके आया था उसके चलते उसे अगले 5 साल की सजा सुनाई जाती है। वो 5 सालों के लिए जेल में चला जाता है और वो जेल में सिर्फ एक ही बात सोचा करता था कि जो उसके आज के टाइम में ये हालात बन चुके हैं उनका कांड ये अमीर लोग ही हैं। अगर ये लोग मुझे थोड़ा सा पैसा दे देते तो मैं कभी भी चोरी करने के लिए नहीं निकलता, इस तरह का कांड नहीं करता जो कि आज के टाइम में मैंने कर दिया है, जिसके चलते अब मैं जेल में हूँ। तो ये सारी गलती इन अमीर लोगों की है और मैं इनसे बदला लेकर रहूंगा। आज के टाइम में इनके कारण मेरा पूरा का पूरा परिवार उजड़ चुका है। ये सारी की सारी बातें वो अगले 5 सालों तक जेल में बैठकर सोचता रहता है और जब उसे जेल से रिहा किया जाता है तो वो घर पर आकर 1-2 दिन तो यूं ही शांति से बिताता है और उसके बाद वो मार्केट की तरफ निकल पड़ता है। वहां पर जाकर वो एक हथौड़ों के सेक्शन में जाता है और वहां पर अलग अलग हथौड़ों को अपने तरीके से जांचने लगता है। काफी सारे हथौड़ों को उसने चेक किया और उसके बाद एक भारी सा हथौड़ा वो वहां से उठा लेता है। उसे वो खरीद कर अपने साथ वापस घर पर ले आता है, क्योंकि अब उसका प्लान ये था कि वो इन अमीर लोगों के घर पर जाकर सिर्फ चोरियां नहीं करेगा, जबकि वो अपनी जिंदगी का इन लोगों के साथ बदला लेगा। वो इन सारी ही चीजों को सोचकर वो हथौड़ा अपने हाथ में लेकर एक जगह एक परिवार को मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो उस परिवार के घर के सामने ही पहुंचा था तो उसे पता चलता है कि उसे ये हथौड़ा अच्छे से यूज तो करना आता ही नहीं। हो सकता है अंदर मौजूद लोग ज्यादा हों और वो लोग इसी के ऊपर हमला कर दें और वो लोग इसकी जान ले लें। तो सबसे पहले तो इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया।
वो उस हथौड़े को लेकर वहां पर जो आसपास में स्ट्रीट डॉग मौजूद थे उनके ऊपर हमला करने लगता है। वो अगले काफी दिनों तक, लगभग उसने 1-1.5 महीना लगाया होगा इन सारी ही चीजों पर अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, जिसके लिए वो वहां पर मौजूद जो आवारा कुत्ते घूमा करते थे उन्हें अपना शिकार बनाया करता था। उसने लगभग 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उस शहर के लगभग आधे से ज्यादा कुत्तों को साफ कर दिया। वो रात को निकल पड़ता अपना हथौड़ा लेकर और उसके बाद कुत्तों को मारने लगता। और इसी तरह जब उसकी ट्रेनिंग उसे लगने लगा कि अब कंप्लीट हो चुकी है, वो एक घर में जाता है जहां पर कि उसे पता था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ रहती है और उन्हें मारना काफी ज्यादा आसान होगा। वो वहां पर उस घर में जाता है और वहां पर जाकर उन दोनों को ही मार डालता है। उनके सिर पर काफी गंदे तरीके से वो वार करता है, लगातार मारता जा रहा था। उस बूढ़े आदमी ने जब अपनी जान गंवा दी उसके बाद भी वो लगातार उसके सिर पर वार करता जा रहा था। उसके बाद उनके घर में मौजूद जितना भी पैसा था और महंगी चीजें मौजूद थी उन्हें उठाकर वो अपने साथ ले आता है। और पुलिस वालों को जब अगले दिन पता चलता है कि इस घर में कुछ इस तरह का कांड हुआ है तो सबसे पहले पुलिस वालों का अंदाजा यही था कि जरूर यहाँ पर ये सारी चीजें चोरी के लिए हुई होंगी। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन जब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं आता तो वो लोग भी इस केस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चोरी का मामला था। इन दोनों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। केस चल रहा था लेकिन अब ठंडा पड़ चुका था क्योंकि पुलिस वालों के हाथ तो कुछ आ नहीं रहा था और उन लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा मशक्कत भी नहीं की। लेकिन धीरे धीरे कर पुलिस वालों के पास इसी तरह की काफी सारी कंप्लेंट पहुंचने लगती हैं। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लग रहा था जिससे कि वो लोग अंदाजा लगा पाए कि इन सारे ही चीजों के पीछे आखिरकार कौन है। और ये टाइम था 2004 के आसपास का, जब इतनी ज्यादा सुविधाएं भी नहीं होती थी कि हर एक गली के बाहर कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, और अगर कोई लगा हुआ भी होता तो ये अक्सर रात को निकला करता था और रात के कारण उसका फेस साफ साफ सीसीटीवी कैमरों में नजर नहीं आया करता था। इसी तरह करते करते अगले काफी दिनों में उसने बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया और इसी टाइम एक और लड़की से उसकी मुलाकात होती है जिसे कि देखकर वो काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। और धीरे धीरे कर जब वो उसका पीछा करने लगता है, उससे जाकर मुलाकात करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि ये लड़की आज के टाइम में एक मसाज पार्लर में काम कर रही है। तो वो उसके साथ दोस्ती बढ़ाने लगता है और अक्सर वो रात के लिए उसे बुक कर लिया करता था। इसी तरह चलते चलते वो लड़की भी इससे प्यार करने लगती है और इन दोनों ने ही यही बात कही कि कुछ एक दिनों बाद ही ये दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन शादी से पहले यांगचुल ये बात चाहता था कि वो अपनी सारी की सारी बातें जो कुछ भी इस लड़की को बता देनी चाहिए उसे, वो सारी पहले ही बता देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कल को ये लड़की ये बात कहे कि उसने उसके साथ धोखा किया है। तो उसने सारी की सारी बातें बताई कि आज तक वो काफी सारी चोरियां कर चुका है, काफी सारे लोगों की भी उसने जान ली है और कुछ इस तरह वो अमीरों से नफरत करता है। लेकिन जैसे ही उस लड़की को ये बात पता चलती है कि ये इतना सारा कांड रच चुका है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और यांगचुल ने ये बात उस लड़की को इसलिए बताई थी क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता था और वो उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही इस लड़की को पता चलता है कि यांगचुल कुछ इस तरह की हरकतें कर चुका है, आज के टाइम में भी ये ऐसे ऐसे कांड रच रहा है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और उसने यांगचुल से कहा कि वो उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती क्योंकि वो काम ही कुछ इस तरह के कर रहा है और अब वो उससे काफी ज्यादा डरने लगी है। ये बात बोलकर वो वापस चली जाती है और यांगचुल भी अब ये बात सोचने लगता है कि मैंने तो इसे सच्चाई ही बताई थी, अगर मैं छिपा कर रखता तो क्या ये खुश रह पाती। मैंने जिससे प्यार किया उसे सारी की सारी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की तो मेरी बातों को समझ ही नहीं रही है और ये लड़की मुझे धोखा दे रही है। ये तो अमीर लोगों से भी घटिया है। वैसे भी इसकी पत्नी इसे छोड़कर जा चुकी थी पहले ही, उसके बच्चे को भी अपने साथ लेकर गई थी। जैसे ही इस लड़की को पता चला ये भी इसे छोड़कर चली गई तो सबसे बड़े दुष्टी तो यही लोग हैं। तो मुझे अमीर लोगों को छोड़कर इन्हें ही अपना शिकार बनाना चाहिए। वो उस लड़की के साथ दोबारा से फोन पर बातें करता है और ये बात कहता है कि चलो ठीक है बाबा, तुम किसी भी तरह के कोई रिलेशनशिप में मत आओ, लेकिन कम से कम अपनी सर्विस तो मुझे अवेलेबल करवा दो। वो लड़की दोबारा से उसके पास आ जाती है, लेकिन वो दोबारा वापस कभी भी नहीं जा पाई क्योंकि यांगचुल ने उसके साथ पूरी की पूरी रात बिता लेने के बाद उसे जान से मार डाला। इससे पहले यांगचुल अमीर लोगों के घर पर जाकर वहीं पर लोगों को मार दिया करता था और उनकी लाशों की
क्योंकि उसे कोई भी टेंशन नहीं थी। लेकिन अब उसने एक लड़की को अपने घर पर बुलाया था, यहाँ पर उसने उसे मार डाला है और आगे भी काफी सारी यहाँ पर लड़कियां आने वाली थी, तो वो इन सारी ही लाशों को पहले ही ठिकाने लगा देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इसके घर पर ज्यादा बदबू फैले, जिसके तौर पर उसने उस लड़की को अपने साथ लिया। बाथरूम में वो जाता है और उस लड़की को 17 से 18 हिस्सों में काट देता है। उसके बाद उसके सिर को साइड में रख लेता है और छोटी छोटी थैलियों में डालकर उसके शरीर को शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देता है। एक लड़की को मारने में, काटने में, उसे ठिकाने लगाने में लगभग वो हफ्ते 10 दिन का टाइम लिया करता था। उसके बाद वो दोबारा से एक नई लड़की को बुला लेता, किसी प्रोस्टिट्यूट को बुला लेता या फिर मसाज पार्लर वाली उसी लड़कियों को बुला लेता, जिसके लिए वो उन मसाज पार्लर वालों के पास कॉल करता और अपना सारा का सारा अता पता वो उन्हें बता दिया करता था। इसी तरह लगातार लड़कियां आती जा रही थी और यंगचुल उन्हें अपना शिकार बनाता जा रहा था। एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं था और उसके घर पर पहले से ही काफी सारे मोबाइल पड़े हुए थे, क्योंकि जितनी भी लड़कियां यहाँ पर आया करती थी उनकी सारी की सारी चीजें यहाँ पर फालतू में ही पड़ी हुई थी। तो यंगचुल ने उन्हीं में से एक मोबाइल उठाया, अगली लड़की को बुलाने के लिए उस मसाज पार्लर में कॉल किया और यही वो कॉल था जब मसाज पार्लर का मालिक काफी ज्यादा इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि काफी सारी लड़कियां पता नहीं कहां पर गायब हो रही हैं। इसके लिए उसने बहुत सारी पुलिस में रिपोर्ट भी की थी कि जनाब एक लड़की और गायब हो चुकी है। और इसी तरह लगातार पहले भी अमीर फैमिली अपने घर में ही जान गंवा चुकी थी। तो अब पुलिस वाले एक किलर को ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे ही यंगचुल प्रोस्टिट्यूट को अपना शिकार बनाने लगता है, मसाज पार्लर वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगता है, तो पुलिस वालों को यही अंदाजा था कि शहर में कोई ना कोई सीरियल किलर आ चुका है और वो इन अमीर फैमिलियों को मार रहा है। और हो सकता है अब दोबारा से कोई नया सीरियल किलर आ गया हो जो कि इस तरह की लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। और जैसे ही यंगचुल ने दोबारा से वहां पर मसाज पार्लर में कॉल किया, उस पार्लर के मालिक ने उस नंबर को पहचान लिया। उसके बाद उसने ये बात कही कि बताइए जनाब आपको कहां पर वो लड़की चाहिए, और यंगचुल ने अपने घर का पता उसे दे दिया। उसके बाद वो पुलिस वालों के पास जाता है और उसने बताया कि जनाब काफी सारी लड़कियां पहले भी गायब हो चुकी हैं और आज के दिन एक उसी जो कि लड़की गायब हो चुकी है उसके नंबर से मेरे पास फोन आया है और वो आदमी एक मसाज गर्ल की डिमांड कर रहा है। पुलिस वालों के लिए ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिसके तौर पर पुलिस वाले खुद ही वहां पर जा पहुंचते हैं जहां पर कि उस लड़की को बुलाया था और एक लड़की को वो अपने साथ भी लेकर जाते हैं। वो लोग सबसे पहले लड़की को अंदर भेजते हैं और जैसे ही यंगचुल दरवाजा खोलने के लिए आता है, पुलिस वाले वहां पर जाकर उसे धप्पा कर देते हैं और वहीं पर उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन उसे लेकर आते हैं और पुलिस वालों को यही अंदाजा था कि जरूर ये बंदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता होगा, जिसके तौर पर ये लड़कियों को अगवा करके इस तरह भेजता होगा। लेकिन जैसे ही वो लोग यंगचुल को वहां पर पकड़ कर लाते हैं और उससे थोड़ी मशक्कत करके पूछताछ करते हैं, तो यंगचुल ने सारी की सारी बातें बताई कि जनाब मैं कहीं पर भी इन लड़कियों को नहीं भेजता हूँ, जबकि मैं तो इन्हें मारता हूँ। और उसने पूरी की पूरी अपनी कहानी बताई कि किस तरह से वो सबसे पहले तो अमीरों से नफरत किया करता था, उसके बाद इस तरह की लड़कियों से वो नफरत करने लगता है जो कि उसे धोखा दे रही थी और अपना गुस्सा निकालने के लिए इन सब की जान ले रहा था। बाद में यंगचुल को पकड़कर पुलिस वाले अपने साथ लेकर जाते हैं और यंगचुल ने बताना शुरू किया कि शहर के इन हिस्सों में उसने उन सारी ही लड़कियों की बॉडी ठिकाने लगाई है। उस टाइम बारिश का मौसम था, अक्सर बारिश ही होती रहा करती थी, जिसके चलते जहां पर भी यंगचुल को ले जाया जाया करता था वहां पर उसे रेनकोट पहनाया जाता था। उसी की इन्वेस्टिगेशन में अगले काफी दिन बीत जाते हैं और जब भी न्यूज मीडिया वाले उसका पीछा करते करते जाया करते थे कि इस आदमी ने यहाँ पर भी किसी महिला की डेड बॉडी ठिकाने लगाई है, तो अक्सर वो लोग इसी बीच ये बात कहने लगे थे कि आखिरकार वो रेनकोट किलर आज कहां पर जाने वाला है। और इसी तरह चलते चलते इसका नाम रेनकोट किलर पड़ जाता है। अगले काफी दिनों तक पुलिस वाले जब पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे तो उन्हें ये बात पता चलती है कि इस बंदे ने करीबन 20 लोगों की जान ली है। लेकिन यंगचुल ने इस बात से इनकार किया और उसने ये बात कही कि जनाब मैंने 20 लोगों को नहीं जबकि 26 लोगों को मारा है। ये बात सुनकर जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन यंगचुल को जब इस बारे में पता चलता है कि ये लोग तो उसे उम्र कैद की सजा दे रहे हैं, तो यंगचुल जज के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और उसने ये बात कही कि जिस तरह की उसने आज के टाइम में कारनामे किए हैं उसे उम्र कैद की नहीं जबकि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और उसे पूरा विश्वास है कि कल को अगर ये लोग इसे वापस छोड़
छोड़ भी देते हैं इसके अच्छे बिहेवियर के चलते, तो वो बाहर आते ही अपने यही सारे के सारे काम दोबारा से शुरू कर देगा। वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा तंग आ चुका है, एक तो गरीबी के कारण और दूसरा इन धोखेबाज महिलाओं के कारण। तो वो जज से ही रिक्वेस्ट करता है कि उसे उम्र कैद की सजा नहीं जबकि फांसी की सजा दी जाए। लेकिन उस टाइम तक साउथ कोरिया में फांसी की सजा बंद कर दी गई थी और उसे उम्र कैद की ही सजा सुनाई जाती है। और आज के टाइम में भी यांग चुल वहां की जेल में ही है। वैसे इस पूरे ही केस को सुन लेने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि असल में जो यांग चुल की जिंदगी थी, जिस तरह की जिंदगी वो बिता रहा था, इसका असल कारण क्या था? क्या सच में ही अमीर लोगों के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी और बाद में जो अमीर लोगों के नाम पर उसने बूढ़े लोगों को मारना शुरू किया था वो कहां तक सही था? उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसने कारनामे ही कुछ इस तरह के किए थे। वो काफी दिनों तक इस बारे में सहन भी कर लेती है कि ये बंदा बस चोरी चकारी करता है, कम से कम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता। वो इसे प्यार करती है जिसके चलते वो इन सारी ही चीजों को सहन कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो और ज्यादा अपग्रेड हो जाता है और एक लड़की का भी उसने रेप कर दिया, जिसके चलते अब उसकी वाइफ को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि ये बंदा सुधरने वाला तो है नहीं, और आखिर में वो उसे छोड़ देती है। और दूसरी वाली लड़की की भी क्या गलती थी? एक सीरियल किलर उसके साथ शादी करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में नॉर्मली तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी लड़की घबरा ही जाती। तो उसने भी उसे छोड़कर गलती तो नहीं की थी, लेकिन यांग चुल पता नहीं क्या बात सोचकर उसे ही जान से मार डालता है कि ये बेवफा है।